हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयूष फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज वेस्टर्न ब्रिज। तो जो हमारा वेस्टर्न ब्रिज है वो वेस्टर्न ब्रिज एक वन टाइप का एक प्रिंसिपल है, वो वन टाइप के एक सर्किट है। ठीक है, उसका यूज़ करके हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका यूज़ क्या है कि भाई अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक वेस्टर्न ब्रिज का हम यूज़ करेंगे। ओके, तो हमने जो अभी तक हमने जो फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया था करंट आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, देन आफ्टर करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया था ट्रिप वेलोसिटी का इक्वेशन वी डी इज इक्वल टू ई ई अपॉन एम इंटू टाउ, एंड टाउ होती है रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। ओके, देन आप हमने फाइंड आउट किया था करंट डेंसिटी और ड्रिप वेलोसिटी का रिलेशनशिप जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, और करंट और ड्रिप वेलोसिटी का रिलेशनशिप आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ओके, देन आपने हमने ओम्स लॉ का इक्वेशन निकाला था बी इज इक्वल टू आई आर, एंड आर इज अ रेजिस्टेंस और उसका यूनिट होता है ओम होता है। ठीक है, ओके, देन आपने मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। ओके, देन आपने हमने इसके डिफरेंट टेम्परेचर इंक्रीज है, डिफरेंट मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करके उसकी रेजिस्टिविटी हमने फाइंड आउट किया था। एक इसके हमने उसमें देखा था कि भाई एक हमारा मटेरियल और मटेरियल हमारा एक इसके कंडक्टर था, तो कंडक्टर में ही क्या हुआ था, टेम्परेचर इंक्रीज किया उसका तो रेजिस्टिविटी उसकी इंक्रीज हुई, और सभी मटेरियल में क्या हुई, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई। और अलॉय में हमने क्या देखा था कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी अल्फा है उसकी वैल्यू आती है 0। ठीक है, मतलब इसके अल्फा की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आता, इसलिए हम उसको एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए और एक प्रैक्टिकल लैब में हम यूज़ करते हैं। ओके, देन पर उसकी रेजिस्टिविटी जो मेटल की इंक्रीज होती है हमको उसको फाइंड आउट करना है, तो उसका इक्वेशन भी हमने देखा था कि भाई आर वन इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एंड अल्फा होता है कि भाई थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। ओके, देन पर हमने क्या स्टडी किया था, देन पर हमने एक कलर कोडिंग के बारे में हमने देखा था। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, एक वायर बाउंड रजिस्टर होता है, एक कार्बन रजिस्टर होता है। कार्बन रजिस्टर एक रेजिन और ग्रेफाइट में से बनाया हुआ है, तो उसकी वैल्यू 10 ओम से लेकर 10⁻⁶ में है, 10⁻⁶ ओम जितनी होती है, मीन्स के 100 मेगा ओम जितनी भी हो सकती है, 10⁸ भी हो सकती है। ठीक है, ओके, देन पर हमने उसका कलर कोडिंग के बारे में देखा था कि भाई कलर कोडिंग में हमारी जो फर्स्ट रिंग होती है वो हमको फर्स्ट डिजिट बताती थी, सेकंड रिंग हमारी सेकंड डिजिट, और थर्ड रिंग हमारा मीन्स के ऑर्डर बताती थी, और लास्टिंग टॉलरेंस बताती थी। ओके, देन अपने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हमने देखा कि भाई सीरीज कनेक्शन हम करेंगे रजिस्टर का तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और पैरेलल कनेक्शन करने से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सीरीज कनेक्शन में हमारा पोटेंशियल डिवाइड होता है बट करंट इज सेम, and then after parallel connection is have the junction point so that current is divide and potential is remain same। फिर अपना मिक्स कॉम्बिनेशन हमने देखा, और मिक्स कॉम्बिनेशन का हमने एक मिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल के बारे में भी हमने स्टडी किया। ओके, देन पर हमने किरचॉफ का फर्स्ट रूल और सेकंड रूल्स भी हमने देखा। जो फर्स्ट रूल है वो करंट की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, और सेकंड जो रूल है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट रूल हमको क्या बताती है कि भाई समेशन ऑफ द ऑल द करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज 0 चला है, और वो रूल्स हमको क्या बताती है कि भाई समेशन ऑफ द ऑल एलिमेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, वन लूप का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। ओके, तो वो फर्स्ट वाला जो लॉ है ना वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, और सेकंड वाला रूल्स है वो कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि भाई वेस्टर्न ब्रिज क्या है। वेस्टर्न ब्रिज इज अ वन टाइप ऑफ द प्रिंसिपल, उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने आगे भी एक ऐसा लॉ हमने देखा था कि भाई वो भी हमको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करके देता था। कौन सा लॉ था, ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ का इक्वेशन में पी इज इक्वल टू मीन्स के बी इज इक्वल टू आई आर हमने निकाला था, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ओके, तो ऐसे हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती थी। ओके, वो उससे भी हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है, और वेस्टर्न ब्रिज में से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है। पर वेस्टर्न ब्रिज जो आपकी एक प्रिंसिपल दिया हुआ है इसमें रेजिस्टेंस का इसका कॉम्बिनेशन किया हुआ है, कोई रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा। ठीक है, इसमें से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन होगी, और बाकी सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जानते होगे। तो जो आप वैल्यू जानते होगे इसकी हेल्प से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, तो वो वेस्टर्न ब्रिज एक प्रिंसिपल है, और उसका प्रैक्टिकली यूज़ करके हमने एक मीटर ब्रिज भी बनाया है। जो मीटर ब्रिज का आप यूज़ एक प्रैक्टिकल में करेंगे, आपका एक प्रैक्टिकल का परफॉर्मेंस ही होगा। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल एक 3 सेप्टेम्बर से 3 सेप्टेम्बर से स्टार्ट होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आप स्टडी करेंगे तब से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसमें से आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मीन्स के ओम्स लॉ है, और सेकंड एक्सपेरिमेंट आपका वेस्टर्न ब्रिज है। तो वेस्टर्न ब्रिज आप प्रैक्टिकल में भी देखने वाले हो।
व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रैक्टिकल मीन्स का एक प्रिंसिपल है, उसका यूज़ करके हमने मीटर ब्रिज बनाया। तो आप मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है, ओके। बट उसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी सभी बोलते हैं, ओके। तो हम एक देखते हैं कि भाई उसकी सर्किट किस टाइप की है और उसका हम अननोन रजिस्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके। ओके, तो टुडे अवर टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिंपल सी एक सर्किट है, ठीक है, एक सिंपल सा एक प्रिंसिपल है, उसका यूज़ करके आप एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो उसकी मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। इसमें कोई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में दिया हुआ होगा और पैरेलल में भी दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा हमारी एक सर्किट है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज हम बोल सकते हैं, ओके। तो उसकी सर्किट किस टाइप की है, देखिए कि भाई यहाँ से एक आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, देना पड़े यहाँ से आपको एक दूसरा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ से ऐसा तीसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ से भी एक आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है। देन आफ्टर इसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और उसको भी आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। देन आफ्टर यहाँ से आपने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया ऐसे, ठीक है। ये है आपका गैल्वेनोमीटर। पहले तो गैल्वेनोमीटर क्या होती है, और गैल्वेनोमीटर के पास इसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, तो उसके पास रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, ओके। तो गैल्वेनोमीटर इज अ वन टाइप ऑफ द डिवाइस, बराबर। और जो करंट की वैल्यू आपको इसके करंट की डायरेक्शन वो बताती है। करंट की वैल्यू तो मेजरमेंट करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। क्यों करंट की वैल्यू मेजरमेंट करने से हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ओनली फॉर एक फ्यू क्वांटिटी का ही करंट का मेजरमेंट करती है, एक माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर में वो करंट मेजरमेंट करके आपको देगा, ठीक है। बट उसका जो मीटर होगा ना वो ऐसे होगा, उसका मीटर स्केल आपका ऐसे होगा कि भाई उसकी जीरो रीडिंग है ना, उसकी जीरो रीडिंग यहाँ पे सेंटर में होगी ऐसे। अगर करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो आपका ये जो पॉइंटर है वो इस डायरेक्शन में बताएगा। अगर करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है तो आपका पॉइंटर इस डायरेक्शन में बताएगा, ठीक है। और सभी डिवाइस में क्या होती है कि भाई जीरो एक इसके लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होती है या राइट हैंड डायरेक्शन में होती है, वॉट एवर, ओके। बट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में आपकी जीरो रीडिंग मिस के यहाँ पे होगी, और यहाँ पे आपकी एक 30 रीडिंग होगी, और यहाँ पे भी आपकी 30 रीडिंग होगी, ठीक है। और ओनली फॉर माइक्रो एमीटर मिस के 10⁻⁻6 एम्पियर का मिस के इतना पे सेंस इसमें से करंट जाएगा तो मिस के डिटेक्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ करंट डिटेक्ट, उसको हम ऐसे भी पहचानते हैं कि भाई करंट डिटेक्ट होता है, ठीक है, ओके। तो ये जो रेजिस्टेंस है मैं सभी का पॉइंटिंग में टूवर्ड्स कर देता हूँ कि भाई दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज सी और बी, और ये है हमारा डी पॉइंट, ओके। तो ये रेजिस्टेंस का नाम भी मैं रख देता हूँ, यहाँ पे है R1 रेजिस्टेंस, दिस इज R2 रेजिस्टेंस, दिस इज R3 रेजिस्टेंस और R4 रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। तो आपका करंट का फ्लो कैसे होगा, देखो पहले तो आपने ये सर्किट का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों रखा है, ये ब्रिज क्यों रखा है, तो ब्रिज का क्या मीनिंग होता है, देखिए कि भाई करंट की फ्लो इसके पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाती है, तो ऐसे आपकी करंट की फ्लो जाएगी। आई करंट यहाँ से पास आउट हुआ, आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि भाई यहाँ से भी इतना ही करंट आएगा आई, क्योंकि बीच में से कोई एक रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो कंडक्टर में से इतना करंट आई फ्लो होगा। बट यहाँ पे देखिए दिस इज अ जंक्शन पॉइंट, तो जंक्शन पॉइंट पे हमारा करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। ऐसा हमने किरचॉफ का फर्स्ट रूल्स में हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे सभी रूल्स इसके अप्लाई हो गए, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में सभी रूल्स का अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि भाई ये R1 रजिस्टर में से सपोज के करंट जाती है I1, और R3 रजिस्टर में से सपोज के करंट जाती है आपकी I2। कितनी करंट जाती है, I2 करंट जाती है, ठीक है, ओके। आप I2 को ऐसे भी लिख सकते हैं I-I1 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि करंट टोटल करंट आपकी आ रही है I, तो इस रास्ते पे I1 चली गई तो बाकी के रास्ते पे कौन सी आएगी, I-I2 आएगी। देखो ये I1 करंट मीन्स के यहाँ से AC भी जाएगी और यहाँ से AC भी जाएगी, तो देखिए कि भाई एक करंट का फ्लो यहाँ से ऐसे जाता है और एक करंट का फ्लो यहाँ से ऐसे जाता है। बट ये व्हीटस्टोन ब्रिज मीन्स के यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर से ब्रिज बना दिया, तो आपकी करंट मीन्स के यहाँ से AC से भी चली जाएगी। ख्याल आया आपको, इसलिए इस सर्किट का नाम हम क्या रख देते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज रख देते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का एक ब्रिज बना दिया है। पहले आपकी करंट मीन्स के AC ही जाती थी, देन आप AC भी जाती है, ठीक है, ओके। तो ऐसा भी होगा कि भाई आपका ये जो गैल्वेनोमीटर में से करंट जाता है ना, वो गैल्वेनोमीटर का करंट हम बोलते हैं भाई IG करंट। क्यों IG करंट, क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी फ्यू होती है, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे सपोज के कोई आपको IG करंट बताता है तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई वो करंट की डायरेक्शन सपोज के आप मान लीजिए कि भाई AC आती है, तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई पोटेंशियल ऑफ द B इज मोर देन विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल ऑफ D।
मीन्स कि आपका पोटेंशियल बी इज मैक्सिमम है डी की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप इसलिए आपका करंट का फ्लो ऐसे होगा। आपकी करंट की फ्लो कैसे कहाँ से कहाँ होती है, एक हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। का तो आपकी करंट मीन्स के एसी जा रही है, तो आप क्या मान लेंगे कि भाई पोटेंशियल ऑफ डी इज मैक्सिमम विथ कंपेरिजन टू पोटेंशियल ऑफ बी। ओके, तो आप ऐसा भी मान सकते हो। ओके ओके, तो यहाँ पे आपकी मीन्स के टू कंडीशन हुई। अगर यहाँ से गैल्वेनोमीटर मीन्स का आपको रीडिंग बताती है, तो यहाँ से आईजी करंट जितना पास आउट होगा, तो वो वाली सर्किट को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस बोलेंगे। वो वाली सर्किट को हमको क्या बोलना है, अनबैलेंस। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का आप तब भी यूज़ कर सकते हो कि भाई यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपका जीरो रीडिंग बताए। कितना रीडिंग बताए, जीरो रीडिंग। और जीरो रीडिंग कब बताएगा, वो जीरो रीडिंग मीन्स के बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल बनने सेम होगा, तब वो आपको एक जीरो रीडिंग बताएगा। चला आया। अगर आप मान लीजिएगा आपका गैल्वेनोमीटर मीन्स के जीरो रीडिंग बता रहा है, तो डी और बी का पोटेंशियल जीरो होगा, तो ये I1 करंट मीन्स के यहाँ से नहीं जाएगी, और यहाँ से मीन्स के AC चली जाएगी I1 करंट, और I2 करंट भी यहाँ पे नहीं जाएगी, और I2 करंट यहाँ से AC चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि भाई I1 और I2 का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो वो हमको क्या देगी, एक टोटल करंट I। तो ऐसे आपको एक यहाँ पे एक टोटल करंट I आपको मिल गई। क्या है आपको। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या देती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस कब कहलाएगा, जब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग बताती है तब। चलाया, जब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग बताती है तब। चलाया, ओके। तो जीरो रीडिंग कब वो बताती है कि भाई आपने कनेक्शन मीन्स के यहाँ पे डी पे किया है और यहाँ का कनेक्शन आपने बी पे किया है, तो उसका पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया है भाई, सेम हो गया है। तब भी आपके गैल्वेनोमीटर मीन्स के जीरो रीडिंग बताती है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ, देखिए कि भाई बैटरी का पोटेंशियल आप मान लीजिए कि भाई सपोज के वी है, तो यहाँ तक का पोटेंशियल कितना होगा V, तो ए बी का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। ख्याल आया। तो देखिए कि भाई आपका करंट का मीन्स के ऐसा फ्लो हो गया, तो ए का पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो ए का पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो यहाँ से देखो करंट मीन्स के AC चली गई और AC चली गई, ठीक है। देन अपन ने क्या मान लिया कि भाई यहाँ पे ए जो आपका बी का है, तो बी का पोटेंशियल मैक्सिमम है, हमने कनेक्शन मीन्स के यहाँ पे किया है। तो देखो यहाँ का पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट में मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया यहाँ से यहाँ तक का, तो बी का पोटेंशियल क्या हुआ, मैक्सिमम, और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, कम। क्योंकि देखो करंट का फ्लो यहाँ से ऐसे चले गए, तो ये टू रेजिस्टेंस में से पास आउट हुआ ना, तो टू रेजिस्टेंस में पास आउट होगा तो वोल्टेज का ड्रॉप मैक्सिमम हो जाएगा। तो करंट की फ्लो कैसे होगी भाई, B2 यहाँ पे AC आ जाएगी, तो आपकी करंट की फ्लो में इसके यहाँ से AC चली जाएगी, ठीक है। देन अपन मैं क्या करता हूँ, देखिए कि मैं इस वाली पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आया, तो मैं यहाँ पे ले आया, तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, ए वाली पॉइंट का, तो करंट का फ्लो में इसके ऐसे होगा। ऐसे मैंने यहाँ पे एक फिक्स कर दिया कि भाई डी पॉइंट में रख दिया, तो डी पॉइंट पे रख दिया, तो मुझे पता चला कि भाई ये बी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसलिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमको क्या रीडिंग बताएगी, जीरो रीडिंग बताएगी। ख्याल आया। तो ऐसे आपको यहाँ पे ऐसा आपको प्रैक्टिकल भी करना है, वो हम मीटर ब्रिज में हम देखेंगे। ओके, तो आप पहले तो आपको यहाँ पे दो कंडीशन लिख देनी कि भाई अनबैलेंस हम किसको बोलेंगे और बैलेंस किसको बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो वो हम लिख देते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं अनबैलेंस। Unbalanced Wheatstone bridge when there is current in galvanometer। गैल्वेनोमीटर में आपकी कोई करंट बताती है, तब क्या होगा कि भाई पोटेंशियल ऑफ बी इज डज नॉट इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डी, तभी गैल्वेनोमीटर में करंट बताएगी। इन दोनों का पोटेंशियल में इसके डिफरेंट होगा, तभी गैल्वेनोमीटर की करंट बताएगी। ख्याल आया। ओके, का तो वीडी का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और वीबी का कम होगा, तो ऐसे करंट चली जाएगी। वरना आपका वीबी का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और वीडी का कम होगा, तो आपकी करंट ऐसी चली जाएगी, ठीक है। ओके, देन अपन हम बैलेंस किसको बोलते हैं, when there is current in galvanometer is zero। आपकी गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपका पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी होगा। क्या लाया, पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी होगा, तब ये पॉसिबल है। ओके, तो देना पर हमको क्या फाइंड आउट करना है कि देखिए यहाँ पे आपकी क्लोज लूप कितनी बन रही है। देखिए आपकी यहाँ पे क्लोज लूप ए बी डी ए बी बन रही है, देन आफ्टर बी सी डी बी भी बन रही है, ठीक है। तो आपको कोई भी यहाँ पे एक क्लोज लूप आपको कंसिडर करनी है, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, अप्लाइंग द किरचॉफ सेकंड रूल्स, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे पहले कोई भी एक लूप कंसिडर करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ।
हम कौन सी मिस के लूप कंसिडर करेंगे? देखिए कि हम पहले ए वाली लूप हम कंसिडर कर देंगे, ए बी डी ए। तो हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन कैसी हुई? देखिए क्लॉकवाइज हुई या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन हमने कंसिडर की। ओके, देन आप देखिए कि भाई हमारी डायरेक्शन में हमारा करंट का फ्लो हो रहा है। तो हमने आगे जो किरचॉफ रूल्स में हमने देखा था कि मैंने उसका करंट को क्या मान लिया था? पॉजिटिव करंट मैंने मान लिया था। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव भी लिख सकते हो और नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा था, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे? पॉजिटिव I1 इंटू R1। ख्याल आया? I1 इंटू R1 मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, इट इज़ नॉन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और B2D में एक तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इसलिए इसमें से करंट नहीं जा रही है। दैन आफ्टर D2A, तो D2A में आपकी जो करंट आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, उसको आपको क्या कंसिडर करना है? I2 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। चला है आपको? ओके, तो ये जो नेगेटिव है उसको मैं इस तरफ में ले जाता हूँ, तो I1 R1 इज इक्वल टू क्या होगा? I2 R3 आपको मिलेगा। देन पर मैं क्या करता हूँ, ये I2 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और R1 को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? R3 अपॉन R1 लिख सकते हो। दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो आपने फर्स्ट लूप के लिए आपने मिस का किरचॉफ का रूल्स लगा दिया। जैसे आपको एक दूसरी लूप के लिए भी आपको किरचॉफ का रूल्स लगाना है। ओके, तो अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन सेकेंड लूप हम क्या उसको नाम देंगे? BCDB। ओके, तो BCC में आपको जाना है, तो करंट की डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन में, तो आपको क्या मान लेना है? पॉजिटिव। तो I1 इंटू R2। देन आप यहाँ पे देखिए तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो आप क्या मान लेंगे भाई? माइनस I2 इंटू R4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो कोई करंट नहीं जा रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। ये माइनस आ रही है तो उसको इस साइड ले जाए तो प्लस हो जाएगा। I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। देन पर हम क्या कर लेंगे भाई? I1 अपॉन I2 का रेशियो हम निकालेंगे। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R2। दिस इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हमको क्या मिली थी? I1 अपॉन I2 हमको मिली थी, और यहाँ पे भी I1 हमको I2 मिली। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कंपेरिजन हम कर सकते हैं। तो हम उसको कंपेयर करेंगे कि भाई R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R2। देखिए इन दोनों का रेशियो हमको क्या मिला? सेम मिला, ठीक है। देखिए R3 अपॉन R1 और R4 अपॉन R2 का रेशियो, R3 अपॉन R1 इक्वल्स टू R4 अपॉन R2। तो हमारी जब भी हमारा विस्टन ब्रिज में इसके बैलेंसिंग कंडीशन में होता है तब ये रूल्स का आपका फॉलो होना चाहिए। कादो का आप क्या लिख सकते हो? देखिए कि मैं यहाँ पे R1 में यहाँ पे ले जाता हूँ और R4 में यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये अल्टरनेट आपने चेंज कर दिया, आपने ऐसा अल्टरनेट आपने चेंज कर दिया, तो आप क्या करोगे? देखिए कि भाई R1 अपॉन R2, मैं R1 को यहाँ पे ले गया तो R1 अपॉन R2 हो गया। ध्यान अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा? R3 अपॉन R4। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे अल्टरनेट मैंने चेंज कर दिया। देखिए तो R1 अपॉन R3 मीन्स के यहाँ से R1 और R1 अपॉन R2, ऐसे इन दोनों का रेशो, और देन आपका इन दोनों का रेशो, दोनों आपका क्या आएगा? सेम आएगा। अगर आपका विस्टन ब्रिज से बैलेंसिंग कंडीशन पे है तो R1 अपॉन R2 का और R3 अपॉन R4 का रेशो मीन्स के सेम आएगा। अगर वो रेशो सेम नहीं आता तो आपको क्या मान लेना कि भाई यहाँ से गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट जा रही होगी, इसलिए उसका रेजिस्टेंस सेम नहीं आ रहा है। क्या लाया? तो सेम नहीं आ रहा है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो आपको अभी नहीं देखना है। आपको बस विस्टन ब्रिज में ऐसा ही दिखना है कि भाई गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रही है। जब गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रही होगी तब आपका विस्टन ब्रिज क्या होगा? एक बैलेंसिंग कंडीशन में होगा। हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारी एक्सरसाइज में ऐसा न्यूमेरिकल है कि भाई गैल्वेनोमीटर में से अगर करंट जाएगी तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तब हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो उसमें एक सिंपल सा ही हमको रूल्स लगाना है कि भाई किरचॉफ का रूल्स ही हमको लगाना है, ठीक है। तो हम सभी की एक करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो विस्टन ब्रिज का यूज क्या हुआ कि भाई देखिए यहाँ पे आपको एक लास्ट में जो एक इक्वेशन मिला, दिस इक्वेशन इज नॉन एज द विस्टन ब्रिज इक्वेशन। ये इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? विस्टन ब्रिज इक्वेशन बोल सकते हैं। तो इन चारों वैल्यू में से कोई आपको एक मीन्स के आपकी कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस होगी। आपने मान लिया कि भाई सपोज के R1 आपका अननोन रेजिस्टेंस है, तो R1 आपका अननोन रेजिस्टेंस है, तो R1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आप R1 की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए कि भाई R1 इज इक्वल टू आप क्या कर लेते हो? R2 इंटू R3 अपॉन R4, ठीक है। ओके, तो R2 की वैल्यू आपको जानते हो, R3 की वैल्यू आप जानते हो, R4 की वैल्यू आप जानते हो, तो R1 की वैल्यू आप आसानी से आप निकाल सकते हो।
ख्याल आया? ओके। तो इस वाली जो इक्वेशन है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। एक इसकी इक्वेशन आपको होगी, एक विस्टन ब्रिज की। पर विस्टन ब्रिज की इक्वेशन कब होगी? जब गैल्वेनोमीटर में से करंट कोई पास आउट नहीं होगी तब, ठीक है? ओके, गैल्वेनोमीटर में से अगर कोई करंट नहीं पास आउट होगी तो आप ऐसा मिस के यहाँ पे रूल्स लगा सकते हो। ओके, तो इसमें एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होगा। ओके, उसकी एक 1, 2 और 3 और 6। देखिए कि भाई ये आपका विस्टन ब्रिज, आपको पहचानना कि भाई ये बैलेंसिंग कंडीशन पे है कि अनबैलेंसिंग कंडीशन पे है। तो आपको क्या करना है कि भाई ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस का रेशो निकाले तो 1/2 हो गया। ये वाली का और ये वाली का रेशो निकाले तो वो भी आपको क्या आएगा? 3/6 मीन्स के 1/2। तो इसलिए आपका ये जो मीन्स के जो विस्टन ब्रिज है वो बैलेंसिंग कंडीशन पे है। ख्याल आया? ओके। देन आप देखिए कि भाई दूसरा कोई आपको ऐसा भी एग्जाम्पल पूछे। तो यहाँ का रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, यहाँ का रेशो क्या आ रहा है? 1/3। तो यहाँ पे भी आपको 1/3 लाना है। तो यहाँ पे कौन सा कितना रेजिस्टेंस लाना है? क्योंकि आपका जो विस्टन ब्रिज है ना वो बैलेंसिंग कंडीशन पे है। यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रही है, करंट आपकी गैल्वेनोमीटर बता रही है 0। तो आपको यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस मिस के पुट करना पड़ेगा? 18 रेजिस्टेंस आपको पुट करना पड़ेगा, तब भी आपका विस्टन ब्रिज मिस के यहाँ पे विस्टन ब्रिज आपका बैलेंसिंग कंडीशन पे होगा ना। देखिए 1/3 और उसका 6/18, तो उसका भी रेशो क्या मिला आपको? 1/3 मिला, ठीक है? ओके, तो ये जो हमारा विस्टन ब्रिज है, तो विस्टन ब्रिज की जो मीन्स के प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल का यूज़ करके हम एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस बनाएंगे। वो डिवाइस को हम बोल सकते हैं एक मीटर ब्रिज। ओके, तो मीटर ब्रिज के बारे में हम बात करेंगे। ओके ओके, तो हमको अभी देखना है कि भाई मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज एंड इट्स वर्किंग, वो वर्किंग कैसे करता है वो आपको बताना है, ठीक है? मैं यहाँ पे पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखूंगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? बट आपको एक एनसीईआरटी बुक में से कोई एक दूसरी रेफरेंस बुक में से आप स्टडी कर सकते हो उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्किंग। ओके, तो उसका तो पहला यूज़ क्या होता है? ये जो डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है, तो उसका तो पहले आपको एप्लीकेशन लिखना होता है कि भाई उसका यूज़ क्या है। तो उसका यूज़ क्या होता है कि भाई टू फाइंड आउट अननोन रजिस्टर्स यूजिंग द मीटर ब्रिज। ओके, तो पहले हम उसका यूज़ लिख देते हैं, ठीक है? ओके, तो सिंपल सा है कि उसका यूज़ है कि भाई अननोन रजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। आपने आगे देखा ना इक्वेशन के भाई R1/R2 = R3/R4 आ रहा था। इसमें से आपको एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू आप आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर बैलेंसिंग कंडीशन में होगा तो आप, ठीक है? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। ओके, आपको एक मीटर ब्रिज का इसके डिवाइस यूज़ करके आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसका प्रिंसिपल हमने किसका यूज़ किया? कि भाई विस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल हमने यूज़ कर लिया, ठीक है? ओके, तो देना पर हम उसका प्रिंसिपल भी यहाँ पे लिख देते हैं। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विस्टन ब्रिज। ओके, वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? एक विस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है? तो यहाँ पर उसका हमको क्या बताना है कि भाई डिस्क्रिप्शन बताना है। ओके, उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, बट उसकी जो इसके जो मॉडल होता है वो मॉडल में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके वो वर्किंग कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ओके, तो पहले तो आपको एक ऐसा कोई एक वुडन ब्लॉक कंसिडर करना है। ऐसा कोई एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है? ओके, दिस इज अ वुडन ब्लॉक। देन आफ्टर ये वुडन ब्लॉक है, तो मीन्स के वो इंसुलेटेड ही मटेरियल होगा। तो उसके ऊपर आपको कंडक्टर की एक स्ट्रिप लगानी है। कैसी स्ट्रिप? देखिए कि भाई यहाँ पे मैंने एक कॉपर की स्ट्रिप ली, एल शेप की, ऐसी। दिस इज अ कॉपर स्ट्रिप, ठीक है? देन आफ्टर मैंने यहाँ पे गैपिंग किया और यहाँ पे एक दूसरी हमने ऐसी स्ट्रिप ली। ये भी आगे एक कॉपर की है, एक कंडक्टर की स्ट्रिप होती है, ठीक है? और यहाँ पे एक दूसरी एल शेप की स्ट्रिप। तो पहले तो आपको एक 2 एल स्ट्रिप लेना है
और एक वन एल स्ट्रिप आपको ऐसे लगानी है और सेकंड आपको ऐसी लगानी है और सेंटर में आपको एक प्लेट सीट आपको लगानी है, ठीक है। ये सभी सीट आपके एक कॉपर की बनी हुई होती है, किसकी? कॉपर की, और उसकी थिकनेस भी होती है, ऐसी उसकी थिकनेस भी होती है। ओके, ये सभी आपके एक कॉपर की बनी हुई है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे एक इसके बोल्ट होता है, यहाँ पे भी एक बोल्ट होता है, यहाँ पे भी एक बोल्ट होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 बोल्ट होते हैं ऐसे, यहाँ पे भी बोल्ट होते हैं, ठीक है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे भी एक उसका बोल्ट होता है और यहाँ पे भी बोल्ट होता है। तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक सिंपल सा एक तार हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और जो तार होती है, जो वायर होती है, एक एलॉय की बनेली होती है, ठीक है। एक एलॉय मटेरियल की क्यों होती है? क्योंकि एलॉय मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। उसका जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है अल्फा, वो अल्फा कितना होता है कि भाई 0 होता है। क्या लाया? आपने ऐसा मटेरियल क्यों यहाँ पे यूज़ किया कि भाई हम जो कंडक्टर मटेरियल हम यूज़ करेंगे, तो कंडक्टर में से अगर हमारा इसका करंट हम पास आउट कराएंगे तो उसकी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में इसके हाई हो जाता है। अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसकी रजिस्ट्री की वैल्यू की चेंज हो जाती है। बट यहाँ से इसमें से भी करंट तो पास आउट होगा ही, और उसका भी टेम्परेचर आपका हाई तो होगा ही, क्योंकि इसमें भी रेजिस्टेंस तो होगा ही, ठीक है। बट उसका टेम्परेचर हाई होने से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे हम कौन सा मटेरियल का यूज़ करेंगे? एलॉय मटेरियल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने उसका भी देखा था भाई, एप्लीकेशन में क्या देखा था कि हम फिजिक्स के लैब में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डिवाइस है ना, वो एक फिजिक्स लैब का ही डिवाइस है। देन यहाँ पर ए वाली जो गैपिंग है ना, ए वाली गैपिंग में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे। ओके, तो इस रेजिस्टेंस आर होता है, आर। देन वाली एक गैपिंग में हम क्या लगाएंगे? एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आप जानते होंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आप जानते होंगे। ओके, देन पर हमको क्या करना है कि भाई ये जो सेंटर वाला टर्मिनल है उसके साथ को हमको एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है ऐसे, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। और उसके साथ में हमने एक जॉयस्टिक लगा दिया ऐसे, कि जॉयस्टिक आपको एक सिंपल तार में आपको क्या करना होता है कि स्लाइडिंग करवाना है, आपको क्या करवाना है? एक स्लाइडिंग ही करवानी है, ठीक है। ओके, तो ये आपका एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हो गया। देन आफ्टर ये जो टर्मिनल है, ए वाला टर्मिनल और ए वाला टर्मिनल के साथ आप बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो आपने बैटरी यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, दिस इज योर बैटरी। ओके, यहाँ पे हमने एक स्विच भी लगा दिया, और यहाँ पे एक रिवोस्टेट भी, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स के उसका सिंबल होता है रिवोस्टेट, ठीक है। और यहाँ से ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। ये है हमारी बैटरी, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक है हमारी की, दिस इज अ रिवर्स मीन्स के एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको हम रिवोस्टेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो सभी का आपको नाम दे देना है कि भाई यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है। देखिए कि हमारी जो इक्वेशन था ना, तो इक्वेशन में तो हमको 6 मीन्स के 4 रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। पर यहाँ पे तो आपको 2 ही रेजिस्टेंस बता रहे हैं कि भाई आर और रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो दोनों रेजिस्टेंस दूसरा हमको कैसे मिलेगा? देखिए, ये जो हमारा सिंपल सा तार है इसमें भी रेजिस्टेंस होगा, इसमें भी रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमारी एक मिसके स्केल भी होगी, एक वुडन स्केल भी होगी, इसमें आपको एक रीडिंग दिया हुआ होगा। ये जो आपने मीटर, आपने जो सिंपल सा तार आपने यूज़ किया है ना, उसकी लेंथ होती है 1 मीटर होती है, मीन्स के 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है उसकी लेंथ हम मान लेंगे भाई L1 है। तो ए वाली लेंथ हमारी क्या होगी? 100 माइनस L1 होगी, 100 माइनस L1। और आपने वो जो इक्वेशन आपने स्टडी किया कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो ये भी हमारा क्या है? एक वन टाइप का रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो ए रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं भाई R3, और ए वाला रेजिस्टेंस है R4। ख्याल आया आपको? मैंने यहाँ पे क्या किया, और ए वाले पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूँ? डी पॉइंट, और ए वाले पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ? सी पॉइंट में नाम दे देता हूँ, ठीक है। ओके, आपकी एक सिंपल सी एक इसके विस्टन ब्रिज की सर्किट क्या थी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई पहले एक आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस आपका ऐसे था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था, ऐसे आपने कनेक्ट किया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और ये से यहाँ पे आपकी एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था। दिस इज R1, ए बी सी एंड डी। ओके, ये R2 था, R3 था और R4 था। देखिए, ए टर्मिनल को मैं क्या नाम दे देता हूँ? ए पॉइंट। तो ए से बी में मीन्स के आपका बी पॉइंट क्या है?
ऐसे बी में आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओके, तो इसको मैंने सी नाम दे दिया और इसको मैंने बी नाम दे दिया। ओके, उसको मैंने बी नाम दे दिया। ओके, देखिए कि भाई आपका एक इसके जो सिंपल सा एक डायग्राम है, तो इसमें आपका सी टर्मिनल यहाँ पे है, सी टर्मिनल आपका यहाँ पे है, तो सी टर्मिनल से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपने कनेक्ट किया। मैं यहाँ पे आपको बी नाम दे देता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे बी नाम दे देता हूँ और यहाँ पे सी नाम दे देता हूँ। देखिए कि भाई ए टू बी में से एक रेजिस्टेंस है R1, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे भाई R1। और देन आफ्टर B2D में एक गैल्वेनोमीटर है। देखिए B2D में क्या है, गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं B2D में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। देन आपके B2C में आपका एक रेजिस्टेंस जिसके R2 है, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स की जो वैल्यू होगी वो R2 की वैल्यू मानेंगे। और C2D, तो C2D में आपका रेजिस्टेंस R4 अवेलेबल है। और देन आपको D2A में भी आपका एक रेजिस्टेंस R3 अवेलेबल है। तो हमने किस प्रिंसिपल का यूज़ किया, एक व्हिटन ब्रिज का प्रिंसिपल का हमने यूज़ कर लिया। चल आया आपको। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स होती है, तो पहले तो हमको क्या मानना है कि भाई इसमें से कौन सा अननोन रेजिस्टेंस है, तो ए वाला रेजिस्टेंस को हम मान लेंगे भाई दिस इज अननोन रेजिस्टेंस। ये आपका एक अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओके, और इसको हमने क्या माना था, एक कंडक्टिंग स्ट्रिप। आपको सभी का यहाँ पे नाम लिख देना है, कंडक्टिंग स्ट्रिप। ओके, और ये क्या होती है, एक रेजिस्टेंस वायर होती है, एक सिंपल सी रेजिस्टेंस वायर। और ये हमारा कौन सा ब्लॉक था, वुडन ब्लॉक। दिस इज द वुडन ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक स्केल थी, दिस इज अ मीटर स्केल। ओके, तो सभी का हमने यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर दिया, ठीक है। ओके, देन आफ्टर ये वर्किंग कैसी करती है ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने प्रैक्टिकल में ये सभी जो आपने कनेक्टिविटी आपने कर दी होगी, ठीक है। आपको कनेक्टिविटी ज़्यादा मीन्स क्या आपको ज़्यादा ही करनी पड़ती है सभी। यहाँ पे आपको एक अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, और यहाँ पे मैं किसी एक सिंपल तार तो होगा ही, बट इसमें आपको एक गैल्वेनोमीटर भी लगानी है। तो आपकी सर्किट राइट है कि रॉन्ग, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा। देखिए कि भाई ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम, और बी पॉइंट का पोटेंशियल, सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी जो जॉयस्टिक अवेलेबल है वो जॉयस्टिक को हम यहाँ पे रखते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया ना, तो गैल्वेनोमीटर में इसका इंडिकेटर बताएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पर हमने यहाँ पे रख दिया तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0, तो गैल्वेनोमीटर में इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेटर बताना पड़ेगा। अगर गैल्वेनोमीटर एक ही डायरेक्शन में इंडिकेशन बताती है तो आपकी सर्किट में कोई प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा आपको मान लेना है। गैल्वेनोमीटर दोनों साइड डिफ्लेक्शन बताएगा तो भी आपकी सर्किट में इसके एक कंप्लीट सर्किट आपकी मानी जाती है, ठीक है। ओके, देन आप हमको क्या करना है कि भाई यहाँ से हमको स्लाइड करना स्टार्ट करना है। तो पहले आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी एक आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको जाते चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है, कि भाई 2 ओम या 5 ओम या 10 ओम, ठीक है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होती है, एक सिंपल सा एक बॉक्स होता है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें से की आपको रिमूव करनी होती है, और की सामने आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी हुई होती है कि भाई 5 ओम 10 ओम। अगर 5 ओम के सामने से आपने की को ओपन कर लिया तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि आप सर्किट में 5 ओम रेजिस्टेंस को इनपुट करते हो, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ से 5 ओम रेजिस्टेंस हमने सिलेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस बॉक्स में से। तो यहाँ से मिस के आपकी करंट जाएगी तो उसमें 5 ओम रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि भाई गैल्वेनोमीटर को पहले मिस के दोनों साइड आपको चेक कर देना है जॉयस्टिक लगा के कि भाई दोनों साइड डिफ्लेक्शन बता रही है कि नहीं। अगर दोनों साइड डिफ्लेक्शन नहीं बताएगी तो आपका मिस के गैल्वेनोमीटर 0 ही नहीं होगा। हमको यहाँ पे क्या करना है, गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 करनी है। तेरा पर हमने क्या किया, यहाँ से स्लाइड करने का स्टार्ट किया और हमने देखा कि भाई हमारा गैल्वेनोमीटर मिस के नियर बाई 0 आ गया एक डी की वैल्यू पे, ठीक है। तो डी की वैल्यू पे 0 हो गया तो ए वाली लेंथ आप एक मिस के मीटर स्केल में आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये वाली लेंथ हो गई हमारी L1 और ये दूसरी लेंथ हमारी बाकी की लेंथ क्या होगी 100 माइनस L2। तो हमारा सिंपल सा इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए कि भाई R3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने एक इक्वेशन निकाला था ना कि भाई R3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो उसका इक्वेशन ऐसे भी होता है रो L अपॉन A। और R4 हम क्या लिखेंगे, R4 इज इक्वल टू रो 100 माइनस L अपॉन A लिखेंगे, ठीक है। तो उसका हमको रेशियो निकालना है R3 अपॉन R4 का। तो R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए रो L अपॉन A और यहाँ पे रो 100 माइनस L अपॉन A। तो A इज कैंसल्ड, रो इज कैंसल्ड, सो दैट L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। तो ऐसा मीन्स कि आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट हो गया। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, वो रेजिस्टेंस बॉक्स
देखिए यहाँ पे R3 और R4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप मान लीजिए कि पे आपका जो डी पॉइंट फाइंड आउट हुआ है ना, एक 45 सेंटीमीटर पे फाइंड आउट हुआ है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 सेंटीमीटर, और 100 माइनस 45 इसके किसकी वैल्यू, आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी 55 सॉरी, ये 45 है तो ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी 55। तो आपको R3 की वैल्यू मिल गई, R4 की वैल्यू मिल गई, रजिस्टर्स बॉक्स में से आपने 5 वैल्यू मिस के रिमूव की थी तो वो भी आपको वैल्यू मिल गई, और R1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो आप सिंपल सा यही इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये आपका R2 है कि भाई R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो इसमें से आपको R1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो R1 इज इक्वल टू आप क्या करेंगे R2 R3/R4, और R3 R4 और R2 की वैल्यू आप जानते हो तो R1 आपको आसानी से मिल जाएगा। ख्याल आया आपको? ओके, ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होती है मैं आपको ये बताता हूँ। ओके, सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको बताऊँगा। ओनली फॉर 2 की के ड्रॉ करके मैं बताता हूँ, ठीक है? ओके तो ऐसे वो भी एक वुडन ब्लॉक में सभी की होती है। यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप मिस के एक कॉपर होती है, और यहाँ पे भी एक कॉपर होती है, और यहाँ पे भी एक कॉपर होगी ऐसी, ठीक है? ओके, यहाँ पे एक गैपिंग होती है, पर गैपिंग में आपकी की ऐसी होती है, ऐसी, वो भी आपके एक कॉपर की बनी हुई है, ठीक है? ऐसी की होती है, वो भी आपके कॉपर की, और यहाँ पे भी एक दूसरी की लगाई होगी, वो भी आपके एक कॉपर की होगी। ओके, ये आपका एक कॉपर का है, एक प्योर कॉपर का है, ये भी आपका एक प्योर कॉपर का ही है, ये भी आपका एक प्योर कॉपर का ही है। ये जो आपकी की है ना, तो की इनसाइड ऐसे यहाँ पे एक मिस के तार लपेटी हुई होगी ऐसी, और दूसरा यहाँ पे एक सिंपल तार ऐसी होगी ऐसे। तो उसका मैकेनिज्म क्या है देखिए, अगर आपने ए वाली की आपने हटा लिया, ये आपकी एक फर्स्ट की में नाम देता तो ये आपकी सेकंड की है। अगर आपने 1 की को मिस के ओपन कर लिया तो आपकी करंट मिस के इसमें से पास आउट होगी, तो उसकी वैल्यू आप मान लेते सपोज के 10 ओम है, तो आपका रेजिस्टेंस आपकी सेकंड में कितना आ जाएगा 10 ओम। अगर आपने क्लोज की है ना तो आपका रेजिस्टेंस नहीं आएगा, क्यों? आपकी करंट मिस के से इसमें से पास आउट नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है गुड कंडक्टर है, ये भी आपका एक कॉपर का ही बनाया हुआ होगा, ये भी आपका एक कॉपर का ही है, ठीक है? तो इसे इजीली यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी आपकी करंट, जिसके आपकी करंट यहाँ पे एक कॉइल में नहीं जाएगी। अगर कॉइल में नहीं जाएगी तो कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोड्यूस होगा, क्या है? तो उसकी मैकेनिज्म ऐसी सिंपल होती है। अगर आपने की को हटा लिया तो यहाँ पे गैपिंग हो गया, तो गैपिंग हो गया तो बेसिक आपको करंट को कहाँ पे जाना पड़ेगा, पे यहाँ से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एयर आ गया ना, तो एयर को इंसुलेटर होती है। ओके, तो आपके करंट मीन्स के यहाँ से एसी फ्लो होगी, एसी फ्लो होगी तो उसका रेजिस्टेंस हमको मिल गया 10 ओम। अगर ए वाली की का हमने हटा लिया कि भाई उसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 5 ओम, तो एक K2 की हम ओपन कर लेंगे, हमारी सेकंड वाली की हम ओपन कर लेंगे, तो उसमें से हमको मिलेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम। अगर दोनों हमने ओपन कर दिया तो ये 10 ओम और ये 5 ओम, तो हमारा रेजिस्टेंस हमको मिला सर्किट में 15 ओम, ठीक है? तो ऐसे बेसिक उसकी मीन्स के हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसे बेसिक होता है रेजिस्टेंस बॉक्स का। ओके, ये तो आप लैब में देखने वाले हैं, ठीक है? ओके, देन आफ्टर हमको क्या करना है कि भाई ये जो कोयल होती है ना, ये कोयल एक सिंपल एक 1 तार मीन्स के 2 तार से आई हुई होगी। कैसे 2 तार से? देखिए कि यहाँ से एक सिंपल सा तार ऐसे गया होगा। ओके, देन आफ्टर यहाँ से एक दूसरा तार यही डायरेक्शन में ऐसे जाता है, ऐसे। ओके, तो ऐसे आपकी एक 2 तार मिसके लपेट के जाती है। क्यों 2 तार लपेट के जाती है? देखिए कि आपने सिंपल सा एक 2 तार ऐसे किया, और इसमें से करंट ऐसी जाएगी, और ये सेकंड वाली में से करंट आपने यहाँ से ऐसे ऐसे कर लिया, और इस सेकंड वाली में से करंट मिसके ऐसे जाएगी। ओके, तो ये जो करंट का फ्लो होता है ना, तो उसकी अराउंड क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मिसके इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? अगर जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट 0 नहीं होगा तो उसकी भी वैल्यू कोई रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी भी वैल्यू कोई रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए आप एक यहाँ से एक सिंपल 2 ही तार आप पेशते हो, एक तार में से ऐसे करंट आएगी और दूसरे तार में से करंट निकल जाएगी। इसमें भी ऐसा ही मैकेनिज्म होता है, एक तार में से करंट ऐसे आएगी और दूसरे तार में से ऐसी करंट आपकी निकल जाएगी। और देन आफ्टर आपको कभी कभी क्या होता है, ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है ना, तो 5 ओम रेजिस्टेंस वाली की आपने हटा लिया, तब भी वो रेजिस्टेंस कितना बताता है? एक 7 ओम रेजिस्टेंस बताता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है ना, वो कॉन्टेक्ट आपका परफेक्ट नहीं होगा।
मीन्स के उसमें एक ये जो कॉपर का हुआ होता है, तो कॉपर में एक ऑक्साइड हो जाता है, कॉपर का ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड का एक इंसुलेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो इंसुलेटिंग हो जाता है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई एक थोड़े थोड़े टाइम पे उसको आपको साफ रखना पड़ेगा कि भाई उस पर कोई ऑक्साइड नहीं जमा डिपॉजिट नहीं हुआ है ना, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे डिपॉजिट है तो उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। ये सभी जॉइंट आपको एक क्लीन रखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आपने जो सभी जॉइंट आपने किया है ना, वो सभी जॉइंट आपका क्लीन हो रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक भी जॉइंट आपका क्लीन नहीं है, क्यों आपको क्लीन रखना पड़ेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ओनली फॉर जो माइक्रोमीटर की जितनी भी करंट जाएगी ना, तब भी वो डिटेक्ट करना स्टार्ट कर जाएगी, तो आपकी एक परफेक्ट रीडिंग नहीं आएगी। और यहाँ पे आप परफेक्ट रीडिंग कौन सी मानेंगे, आपके एक परफेक्ट रीडिंग में इसके 30 से 70 के बीच में आएगी, वही वैल्यू आपकी परफेक्ट रीडिंग मानेंगे हम, ठीक है। ओके। और देन अपन हम उसका वर्किंग भी लिख देते हैं। उसका वर्किंग आपको क्या करना है कि बेसिक आपको वर्किंग तो मालूम पड़ गया कि पहले आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी एक वैल्यू आपको हटानी है, 5 ओम या 10 ओम, आपकी मर्जी से आप हटा सकते हो, ठीक है। देन पर आपको मीन्स के जॉयस्टिक आपको स्लाइड करना स्टार्ट करना है, पॉजिटिव टर्मिनल से आपको स्लाइड करना स्टार्ट करना है। जहाँ पे आप स्लाइड करेंगे और एक ऐसा पॉइंट आपको फाइंड आउट होगा कि वहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या बता रहा है कि भाई 0 रीडिंग, दिस पॉइंट इज नॉन एज द नल पॉइंट, ठीक है। तो इसमें से आपको एक R3 की वैल्यू मिल जाएगी, R3 की। देन आप हम 100 माइनस कर देंगे तो आपको R4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपकी 3 नॉन रेजिस्टेंस हो गया, तो इसमें से आपका 4 अननोन रेजिस्टेंस आप आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा मैं आपको एक वर्किंग एक स्टेप में ही आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्किंग लिख देता हूँ। बट ऐसा वर्किंग आपको एक एग्जाम में नहीं लिखना, मैं आपको बता देता हूँ। आपको वर्किंग तो आपके का एनसीईआरटी की बुक में ही आपको स्टडी करना है। बट सिंपल सा मैं यहाँ पे वर्किंग आपको मैं लिख देता हूँ कि भाई क्रिएट R2 रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स। R2 रेजिस्टेंस आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको क्लियर करना है। इसमें से आपको कोई भी की आपको हटानी है। इसमें तो बहुत सारी की होगी, 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, ठीक है, 200, 500, 1000 ऐसी इसमें की होगी। तो इसमें से आपको कोई एक की आपको इसके टेकन करनी है, आपको कोई की आपको ओपन करनी है। ओके। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई विथ हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड जॉयस्टिक, उसको हम जॉयस्टिक भी बोल सकते हो, का तो हम सिंपल सा फॉर उसको एक हम जॉयस्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके। लुक आउट फॉर डी। ओके। तो डी पे क्या हो जाएगा, मीन्स तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट IG करंट इज 0। नोट डाउन रीडिंग L, आपको रीडिंग L आपको नोट डाउन करनी है। ऐसे आपको दूसरी बार क्या करना है कि भाई क्रिएट, ऐसे आपको 3 से 4 आपको रीडिंग लेनी है। सेकेंड वैल्यू ऑफ R2 इन रेजिस्टेंस बॉक्स, आप दूसरी वैल्यू निकाले, पहले आपने 5 ओम निकाला था, देन आप 10 ओम निकालिए, ठीक है। और अगेन फाइंड L सिमिलर 5 to 6 रीडिंग, आपको ऐसा 5 to 6 रीडिंग आपको लेना है, ठीक है। और उसका रीडिंग के किस में आना चाहिए, इस बिटवीन 30 to 70 सेंटीमीटर में आपको आना चाहिए, ऐसा आपको रीडिंग यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और दूसरा आप क्या मान लेंगे कि भाई ए आपने L1 मान लिया, तो आप L2 भी उसको लिख सकते हो। तो L2 इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई 100 माइनस L1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको इक्वेशन लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि भाई R1/R2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, L1/L2 आप लिख सकते हो। अगर आपको R1 आपके अननोन है तो R1 को आप सब्जेक्ट ही बना दो, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 L1/L2। ख्याल है आपको। तो ऐसे आप यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज आपका एक डिवाइस है, बट सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज आपके एक प्रिंसिपल है, एक सर्किट है, बट हमारा मीटर ब्रिज क्या एक डिवाइस है। और उसका एप्लीकेशन हमारा उसका प्रिंसिपल हमने कौन सा यूज़ कर लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। और उससे हमने एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके। पर हमको ये देखना है कि भाई कौन सी सर्किट हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगी, हमको कैसे मालूम होगा। हमको एक बेसिक तो हमको मालूम पड़ गया कि भाई हमारा जो रेशियो का हमारा जो रेशियो आएगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, वो दोनों इक्वल होगा। तो हम क्या मानेंगे कि भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में भी हम बनाते हैं, ठीक है। ओके। तो देखिए कि दूसरी आपको एक ऐसी सर्किट आपको दे रखी है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, और यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ से
एक दूसरा रेजिस्टेंस आपका ऐसा है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस आपको ऐसा आपको दिया हुआ है। ओके, ये R1 है, R3 है, ये R2 है और ये R4 है। तो ये आपका ये पॉइंट है, दिस इज अ बी पॉइंट। और ये जो बीच में आपने लगाया हुआ है ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। अब देखिए कि भाई ये टर्मिनल के साथ हमारा कौन कौन सा रेजिस्टेंस था। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर था ना, ऐसा मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए तो आपको मालूम पड़े। ठीक है, यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर होता है ना जी। तो ये हमारा ए टर्मिनल है और ये हमारा बी टर्मिनल है, ये हमारा जी हो गया। ओके, देन आफ्टर नेम यहाँ पे डी टर्मिनल भी हम नाम दे सकते हैं कि भाई ये हमारा डी है और ये हमारा है सी। ओके, तो ए बी सी डी आपका हो गया। ठीक है, ओके, इसको मैं नाम दे देता हूँ भाई बी नाम दे देता हूँ। ओके, देखिए तो ए बी, तो यहाँ पे मैं सी नाम दे देता हूँ, तो ये आपका सी हो गया। ओके, तो आप ऐसा कोई भी आप नाम दे सकते हो। ओके, तो ये हमारा R1 रेजिस्टेंस हो गया, और ये में से दूसरा कौन सा आता है, R3 रेजिस्टेंस आता है। तो R3 यहाँ पे डी हो गया, देखो यहाँ पे डी कनेक्शन हो गया। देन आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होगा, तो डी में से गैल्वेनोमीटर जाती है। और यहाँ पे बी, तो बी के साथ कौन कनेक्शन है, ए बी कनेक्शन है, तो बी के साथ ए बी कनेक्शन है। देखिए यहाँ पे बी के साथ एक कनेक्शन है। देन आप बी के साथ सी भी कनेक्शन है, तो बी के साथ सी यहाँ पे R2 होना चाहिए। देन आप सी एक डी के साथ भी कनेक्टेड है, यहाँ पे R4 होना चाहिए। तो ये हमारी सर्किट कौन सी हो गई, ये वाली सर्किट हमारी एक व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप की सर्किट है। तो ऐसे आपको पहचाना लेना होगा कि भाई ये वाली सर्किट भी आपकी एक व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट है, और इसमें आप ये रूल्स लगा सकते हो। अगर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग बता रही है तब कौन सा वाला रूल्स कि भाई R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, और इसमें से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको R1 ही अननोन दिया होगा, आपको R4 भी अननोन दिया होता है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था कि भाई हमारा R1 अननोन था। ठीक है, ओके, तो देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे R1 तो रखते हैं, और दूसरा रेजिस्टेंस हम यहाँ से ऐसे हम कनेक्ट कर देते हैं। दोनों रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो उसका जो रीडिंग हमको मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल सर्किट का हमको इक्वेशन मिलेगा, इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल सर्किट का। और अगर हमने दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे यहाँ से ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया, तो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज हो गया। अगर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज हो गया तो उसका इक्विवेलेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और पैरेलल में होगी तो उसकी इक्विवेलेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसे भी आपको इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि भाई ये जो हमारा R1 रेजिस्टेंस है, किसी से अननोन रेजिस्टेंस, और उसके साथ हमने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्शन कर दिया कराया, तो उसके इक्विवेलेंट की कितनी वैल्यू होगी, उसे भी वैल्यू आपको ऐसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके।